नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। आज सुबह ईरान ने जो हमला किया है, रात भर तो ईरान के हमले से इजराइल में कोई सोया नहीं है। उसका बदला लेने के लिए आईडीएफ जो है, इजराइल की डिफेंस फोर्स जो है, उसने दावा किया कि मिसाइल जहां बनती हैं, इजराइल की मिसाइल के जो सेंटर्स हैं, वहां पर हमने हमला किया है। ईरान ने हंस के मजाक में उड़ा दिया। सोचिए कि जब यह जंग शुरू हुई थी, उसके और पहले नेतन्याहू कहते थे कि ईरान के पास तो बस 200 मिसाइलें हैं, और अब वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि असली नंबर इसका कई गुना है। तो उनके मिसाइल सेंटर पर तो क्या ही हमला करेंगे नेतन्याहू। लेकिन उसके तुरंत बाद पलटकर शहीद 136 जो मिसाइलें हैं, उन मिसाइलों से हमला किया इजराइल ने, और वहां की एक सिक्योरिटी बिल्डिंग जो है वो गिर गई, जो सेंट्रल होलोन गोल्डा मायर स्ट्रीट में है। बताया जा रहा है कि इजराइल की यह बेहद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बिल्डिंग थी। इसके अंदर क्या होता था यह अभी किसी को पता नहीं है। इसके अलावा इजराइल की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, उसके ऊपर हमला करके उसको गिरा दिया, उसको नुकसान पहुंचाया। यह तो खैर बदला था, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान की जो बिल्डिंग थी, ईरान की जो होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग थी, उसको नुकसान पहुंचाया था। तो जंग अपने दूसरे लेवल पर चल रही है बिल्कुल। और अगर आर्दोगा की सुने तो आर्दोगा का कहना है कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुकी है, यानी अब ये जंग रुकने वाली नहीं है। आईडीएफ के भी जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा है इजराइल के लोगों से कि ये जंग लंबी चलने वाली है, जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इजराइल की प्लानिंग तो 4 दिन में जंग खत्म कर देने की थी, लेकिन उसको शायद अपनी और ईरान की औकात का पता नहीं था। उसको शायद मालूम नहीं था कि ईरान कोई सीरिया नहीं है, ईरान कोई लेबनान नहीं है, ईरान कोई गजा नहीं है। ईरान में लड़ाई का बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को, और इजराइल अब वो कीमत चुका रहा है। ट्रंप फिलहाल लगे हुए हैं नोबेल प्राइज के लिए। ट्रंप ने कह दिया कि भाई इजराइल जीत रहा है तो हम क्यों उसकी मदद करें, जीतते हुए को रोकना बहुत मुश्किल काम है। यानी इजराइल से कह रहा है तुम लड़ो, हम 2 हफ्ते बाद देखेंगे हमको क्या करना है। अब ट्रंप के ऊपर भरोसा तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन वाकई अगर 2 हफ्ते छोड़ दिया ट्रंप ने इजराइल को उसके हाल पर, तो हाइफा के मेयर ने जैसे कहा है, वो बिल्कुल सच कहा है कि 2 हफ्ते में इजराइल में इतनी तबाही हो जाएगी कि फिर बचाने के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं। अरब मुल्क भी फिलहाल चुपचाप मजे ले रहे हैं। अरब मुल्क इजराइल की किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो चलाया जा रहा है कि यूएई ने कुछ मदद भेजी है। वो वीडियो बहुत पुराना है, 3-4 साल पुराना वीडियो है। वो वीडियो कहीं से भी अभी का नहीं है, और अभी फिलहाल अरब मुल्कों ने कोई डायरेक्ट मदद तो की ही नहीं है इजराइल की। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि अरब मुल्क ऐसे कुछ भी कहें, लेकिन दिल ही दिल में सब चाहते हैं कि इजराइल तबाह हो जाए, ईरान किसी तरह से ना हारे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान हार गया तो अगला नंबर उनमें से किसी का भी हो सकता है। इधर भारत की अगर बात करें तो मोदी जी G7 से लौट के आए हैं, उड़ीसा से लेकर, और जाने कहां कहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ट्रंप ने लंच पे बुलाया था, मैं नहीं गया। और खबर यह आ रही है कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। तीनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर आई है। यह हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत खराब खबर है, बहुत परेशान करने वाली खबर है। नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में आपका बांग्लादेश, ये तीनों जहां से हमें खतरा हो सकता है, अगर मिल गए तो हमारे लिए ये बहुत दिक्कत तलब बात है। और खास तौर पे तब जब 1972 में यह खतरा खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके। इसी खतरे को खत्म करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश को भारत से अलग किया था। और अब 11 साल राज चलाने के बाद क्या गजब की डिप्लोमेसी की है मोदी जी ने, कि 72 में जो किया था उस पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर करीब आ रहे हैं। आप नौटंकी करते रहिए, G7 में जाइए, हंसिए गाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन डिप्लोमेसी की हकीकत क्या है वो दुनिया देख रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, देश के अंदर से भी बाहर से भी, सब लेकर आ रही हैं। शालिनी देखते रहिए पूरा वीडियो। साथ में एक छोटी सी अपील, आप जानते हैं हमारे चैनल को बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, पुरानी सारी वीडियोस हमको हटानी पड़ी थी, उसका काफी नुकसान हुआ है। आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है,
अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल जिंदा रहे और लगातार सच बोलता रहे तो उस ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारी ₹3 रोज से भी कम पर मेंबरशिप ले सकते हैं। यह जरा सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। अब सुनिए शालिनी को आज की ताजा खबरों के साथ। सोनिया गांधी ईरान इजराइल विवाद पर बोली, ईरान पर हमला करना इजराइल का दोगलापन है। पहले गजा, अब ईरान को लेकर भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। योग दिवस पर पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में किया योग, बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग पॉज बटन जैसा। विश्व के 191 देशों में 1300 जगहों पर हुए कार्यक्रम। ईडी ने वरिष्ठ वकीलों को भेजा समन, वकीलों के हंगामे के बाद समन हुआ वापस। ये समन रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के खिलाफ ईडी की जांच से जुड़ा था। कर्नाटक में अब फेक न्यूज पर होगी 7 साल की जेल। नए कानून का नाम है कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। इस विधेयक को कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं कुछ भी करूं फिर भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। जुलाई 2025 में टेस्ला भारत में अपना पहला शोरूम खोलेगी। मुंबई और नई दिल्ली में खुल सकते हैं शोरूम। हैदराबाद में बड़ा हादसा टला, पायलट ने बीच रनवे पर रोका प्लेन। एयर इंडिया का विमान हैदराबाद से मुंबई जा रहा था, तभी विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। पटना एयरपोर्ट पर हुआ हंगामा, लगेज लिए बिना पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट। एयरलाइंस ने कहा पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा था, बारिश हो रही थी, इसलिए सामान नहीं लाए पटना। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। ट्रंप को क्यों चाहिए नोबेल पुरस्कार? पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। पाकिस्तान का कहना है कि जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के करीब थे, तब ट्रंप ने अपनी समझदारी और बातचीत से एक बड़ा युद्ध टालने में मदद की है। पाकिस्तानी सरकार ने एक बयान में कहा कि ट्रंप ने दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात करके युद्ध रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इससे 2 परमाणु ताकतों के बीच लड़ाई का खतरा टल गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश की भी और तारीफ भी की और कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक इलाके में शांति नहीं आ सकती। हालांकि ट्रंप का मानना है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी युद्ध क्यों न रोक लें। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने, रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल जैसे विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कांगो और रवांडा के बीच दशकों से चले आ रहे खूनी संघर्ष को रोकने में भी शांति समझौता कराया है। उड़ीसा में ट्रंप को लेकर क्या बोले पीएम मोदी? अभी हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी G7 से लौटे हैं और एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना वही पुराना राग अलापा है कि उन्हीं की वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका था। वहीं दूसरी ओर भारत आकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया जिसने हर किसी को फिर एक बार चौंका दिया। बिहार के बाद उड़ीसा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में कहा, मुझे भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि आना था, इसलिए मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन आने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले कनाडा में G7 समिट के लिए गए थे, तभी ट्रंप ने फोन किया और कहा कि आप कनाडा तो आई हैं तो वाशिंगटन होकर जाइएगा, साथ में खाना खाएंगे, बात करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा कि आप लोगों का प्रेम और महाप्रभु की भक्ति उन्हें इस धरती पर खींच ले आई। कनाडा में G7 का समिट 17 और 18 जून को हुआ था और ट्रंप मोदी की मुलाकात प्रस्तावित थी। हालांकि ट्रंप बैठक के बीच से ही निकल गए थे क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की पुष्टि की है कि मोदी ने मंगलवार को ही ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार कर दिया था जब वो कनाडा से लौट रहे थे। मिस्री के बयान के अनुसार मोदी जी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया और ट्रंप को भारत आने और इस साल के आखिर में संभावित क्वाड समिट में भाग लेने का न्योता दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर आई ADR की रिपोर्ट में क्या बताया गया?
2024 के लोकसभा और साथ ही में विधानसभा चुनावों में पार्टियों ने जमकर पैसे खर्च किए और इस खर्च के मामले में बीजेपी पार्टी सबसे आगे रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने अकेले करीब 1494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कुल चुनावी खर्च का लगभग 44.56% है। वहीं कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च करके दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कुल खर्च का 18.5% रहा। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कुल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खर्च का विश्लेषण किया। इन चुनावों में जो 16 मार्च से 6 जून 2024 के बीच हुए, कुल 3,352.81 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। इसमें से राष्ट्रीय दलों का खर्च 2,204 करोड़ रुपए रहा, जो कुल खर्च का 65.75% है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा प्रचार प्रसार पर खर्च किया है, जिस पर सभी दलों ने मिलकर 2008 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल खर्च का 53% से भी ज्यादा है। इसके बाद यात्रा खर्च दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें 795 करोड़ लगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस राशि में 765 करोड़ रुपए सिर्फ स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च हुए, जबकि बाकी कार्यकर्ताओं और प्रचारकों पर महज 30 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। पार्टियों ने फंड जुटाने में भी बड़ा अंतर दिखाया। राष्ट्रीय दलों ने चुनाव के दौरान 6,930.25 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि क्षेत्रीय दलों को सिर्फ 515.32 करोड़ रुपए ही मिल पाए, यानी कुल फंड का 93.8% हिस्सा ही राष्ट्रीय दलों के पास गया। इसके अलावा उम्मीदवारों को नगद या एकमुश्त रकम के रूप में 402 करोड़ रुपए दिए गए। डिजिटल या वर्चुअल प्रचार पर 132 करोड़ रुपए खर्च हुए और उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने पर 28 करोड़ रुपए का खर्च आया। यह रिपोर्ट भारतीय चुनावों में पैसे के बड़े खेल को स्पष्ट दर्शाती है। देश में बनी दवाइयों के सैंपल क्यों हुए फेल? दवाओं को लोग अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हो जब यही दवाइयां आपकी जान को प्राण पखेरु बना दे? दरअसल देश में बनी दवाइयों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। देश की दवा नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 दवाइयों के सैंपल टेस्ट फेल हो गए हैं। पूरे देश में कुल 186 दवाइयों के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। CDSCO की ओर से शुक्रवार की रात को जारी हुई मई महीने की ड्रग अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 58 दवाओं के सैंपल CDSCO और सेंट्रल लेबोरेटरी की जांच में खराब निकले हैं, जबकि 128 दवाओं के सैंपल अलग अलग राज्यों की अपनी लेबोरेटरी की जांच में फेल पाए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा राज्यों ने अभी मई के महीनों में जांची गई दवाइयों की रिपोर्ट CDSCO को दी ही नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि जब सभी राज्यों की रिपोर्ट आ जाएगी तो खराब दवाओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। सोचिए, मरीज इन दवाओं पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, मगर ये दवाई ठीक से काम ही ना करे तो इलाज कैसे होगा? जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं उनका उपयोग आमतौर पर एसिडिटी, बुखार, पेट के अल्सर, दिल की बीमारियों, हाई BP, सूजन और गठिया जैसी आम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। हिमाचल प्रदेश के कई औद्योगिक इलाकों में बनी दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं और हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर के अनुसार ड्रग अलर्ट में जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए उन सभी कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित दवाओं का स्टॉक बाजार में नहीं भेजने के निर्देश भी दिए जाएंगे। साथ ही जिन कंपनियों की दवाइयों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मरीजों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है और चिंता का विषय है और इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। ईरान और इजराइल के संघर्ष पर क्या बोली सोनिया गांधी? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इजराइल के ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति वाला देश है, लेकिन वो ऐसे ईरान को निशाना बना रहा है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। इसे सोनिया गांधी ने इजराइल का दोहरा मापदंड बताया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे मुश्किल समय में भारत का चुप रहना चिंताजनक है। उन्होंने भारत से अपील की है कि वो गजा और ईरान में हो रहे हमलों पर अपनी आवाज स्पष्ट और मजबूती से उठाए, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला किया जो कि गैर कानूनी है और इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा है। कांग्रेस इस हमले की निंदा करती है क्योंकि इससे इलाके और पूरी दुनिया में अशांति और टकराव बढ़ सकता है। सोनिया गांधी ने इस हमले को गजा पर हुए हमले जैसा ही क्रूर और एक तरफा बता दिया।
किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमला ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी और अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद जताई गई थी। मार्च में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। 2003 के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने भी परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लगातार शांति भंग कर रही है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जो कि बहुत दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की सरकार अवैध बस्तियों को फैला रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और दो राज्य समाधान मानने को इनकार कर रही है। इससे फिलिस्तीनियों की मुश्किलें बढ़ी हैं और पूरा इलाका लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में फंस गया है। उन्होंने ट्रंप की भी आलोचना की, जो पहले इराक युद्ध की आलोचना करते थे लेकिन खुद अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ट्रंप का 17 जून को अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए ये कहना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के करीब है, निराशाजनक है। सोनिया गांधी ने माना कि इजराइल की सुरक्षा चिंताएं जायज हो सकती हैं, लेकिन दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है और उसने अपने पड़ोसियों के खिलाफ कई बार सैन्य कार्रवाइयां की हैं। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।